ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। और आप सभी जानते हैं कि बजट आ चुका है। बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। और बजट आने वाले साल के लिए होता है, और जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है ना, वो जो साल गुजर चुका होता है उसका लेखा जोखा होता है। ठीक है। आसान नहीं आर्थिक चुनौतियों से पार पाना। अब बजट के संदर्भ में ये सब आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। तो आप देखिए, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्य वर्ग को आयकर में राहत देकर जिस तरह खुशी प्रदान की है, उससे बजट की सराहना स्वाभाविक है। 2014 में मोदी सरकार की सत्ता की बागडोर संभालने के समय 2.5 लाख रुपए की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता था। इस बार इसे बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया है, और इस टैक्स छूट से मध्य वर्ग की जेब में अतिरिक्त पैसा होगा और इसके चलते खपत बढ़ेगी और इससे अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। और लेकिन कितना, यह आने वाला समय बताएगा, क्योंकि टैक्स छूट से जनता के पास करीब 1 लाख करोड़ रुपए की आएगा। और वित्त मंत्री ने बताया कि अगले सप्ताह जो नया आयकर विधेयक लाया जाएगा वह मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट के मुकाबले कहीं अधिक सरल और स्पष्ट होगा। और उम्मीद की जा रही है कि इससे इनकम टैक्स एक्ट आपराधिक छवि से मुक्त होगा, और यदि ऐसा होता है तो इससे जनता का विश्वास बढ़ेगा और वह समय पर सही तरीके से टैक्स देने को प्रेरित होगी। बजट में सरकार अपनी नीतियों के जरिए भविष्य की रणनीति भी सामने रखती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं लगा कि सरकार बजट के माध्यम से किसी बड़े बुनियादी बदलाव की ओर बढ़ रही है। यह जरूर है कि सरकार पूंजीगत खर्च बढ़ाने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ गरीबी उन्मूलन की योजनाओं पर व्यय बढ़ा रही है। यह बढ़ा हुआ खर्च सही तरह तभी इस्तेमाल हो सकेगा जब राज्य सरकारें केंद्र की सलाह पर काम करेंगी। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम आदि क्षेत्र में केंद्र की नीतियों पर सही ढंग से अमल राज्यों के सक्रिय सहयोग से ही हो पाता है। और इस मामले में डबल इंजन सरकार अर्थात भाजपा शासित राज्य सरकारें को लाभ मिलता है, लेकिन कई बार गैर भाजपा शासित राज्यों में केंद्र की नीतियों को लागू करने में अड़चन आती है। अब पश्चिम बंगाल के संदर्भ में देख लीजिए, दिल्ली के संदर्भ में देख लीजिए। कभी कभी ये राज्य सरकारें केंद्र का सहयोग भी नहीं करती हैं और वे केंद्र से मिले पैसे का उपयोग अपने हिसाब से करने पर जोर देती हैं, और यदि केंद्र आपत्ति जताता है तो राज्य केंद्र पर अनावश्यक हस्तक्षेप का आरोप मढ़ते हैं और यह एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। बजट से पहले आर्थिक सर्वे की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। इस सर्वे में कहा गया कि लोगों के स्वास्थ्य पर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। यह ठीक है कि मेडिकल पेशेवरों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने 10,000 मेडिकल सीटें बढ़ाने की घोषणा की है, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता भी बढ़ानी होगी और ऐसी भी उपाय करने होंगे कि लोग सही पोषण लें और अपनी सेहत के प्रति सतर्क रहें। जैसा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने कहा था, आर्थिक सर्वे में यह भी कहा गया था कि उद्योगों को महंगी बिजली मिल रही है। यह ध्यान रहे कि गरीब तबके को मुफ्त या सस्ती बिजली देने के कारण भी उद्योगों को दी जाने वाली बिजली महंगी हो रही है। अधिकांश राज्यों के बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे हैं और बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए कर्ज की सीमा बढ़ाई गई है, लेकिन इस सेक्टर को जिस श्रम सुधार की जरूरत है उस पर कुछ नहीं कहा गया। और जबकि आर्थिक सर्वे में यह रेखांकित किया गया था कि भारत का श्रम बाजार मौजूदा आर्थिक चुनौतियों से पार पाने में सक्षम नहीं है। बजट में कौशल विकास पर जोर अवश्य दिया गया, लेकिन क्या हम इसकी अनदेखी कर सकते हैं कि इस मामले में अभी तक के प्रयास नाकाफी साबित हुए? बेहतर होता कि सरकार ऐसी किसी रणनीति के साथ सामने आती कि कुशल श्रमिकों की कमी सचमुच दूर होती, और सरकार को चाहिए था कि बजट के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर को कौशल विकास की योजनाओं में निवेश के लिए प्रोत्साहित करती है। आखिर सरकार ने कौशल विकास की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र पर ही क्यों नहीं डाली, और इसी तरह उसे गिग वर्करों के कल्याण की जिम्मेदारी भी कंपनियों पर डालनी चाहिए थी। और इसलिए आप देखें और भी, क्योंकि आर्थिक सर्वे कह रहा है कि प्राइवेट सेक्टर अपने बढ़े हुए मुनाफे के अनुरूप वेतन नहीं दे रहा है और अर्थव्यवस्था को बल शहरी क्षेत्रों से मिलता है, लेकिन हमारे शहरी क्षेत्र खस्ता हाल है। इसका कारण नगर निकायों की खराब कार्यप्रणाली। राज्य सरकारें इस कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए तत्पर नहीं है, और इस कारण केंद्र सरकार शहरों की सूरत संभालने के लिए जो धन देती है उसका सही उपयोग नहीं हो पाता है। इस बार बजट में शहरी ढांचे को सुधारने और शहरों के विकास को लेकर किसी ठोस योजना का अभाव दिख रहा है, और अच्छा होगा कि केंद्र सरकार राज्यों से मिलकर शहरों की सूरत संभालने के लिए कोई ठोस नीति लेकर आए और उस पर अमल भी करे।
क्योंकि हमारे शहरी अर्थव्यवस्था का इंजन बनेंगे। बजट यह संकेत दे रहा है कि सरकार देश में जो आर्थिक सुस्ती दिख रही है उसे दूर करने के लिए प्रयत्नशील है। वह इसमें सफल हो सकती है क्योंकि आयकर में छूट देने के साथ उसने कुछ समय पहले 8वें वेतन आयोग के गठन की भी घोषणा की है। लेकिन इसमें संदेह है कि बजट उन चुनौतियों का समाधान करने में भी सक्षम होगा जो विकसित भारत के लक्ष्य को पाने में आड़े आ रही है। बजट यह संकेत नहीं करता है कि सरकार चीन की ओर से पेश किए जा रही आर्थिक चुनौती का सामना करने को तत्पर है। यह तब है जब चीन पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। भारत को चीन के विकल्प के रूप में विकसित करने की जो बातें होती थी उनके अनुरूप बजट में कोई घोषणा नहीं की गई। प्राइवेट सेक्टर बजट घोषणाओं से उत्साहित नहीं है और इसका पता शेयर बाजार के रुझान से चला है। और यदि प्राइवेट सेक्टर चीन की चुनौती का सामना करने में सक्षम नहीं हुआ तो 8% की विकास दर हासिल करना कठिन होगा। यदि यह लक्ष्य कठिन बना रहा तो फिर विकसित भारत के लक्ष्य को पाना भी मुश्किल होगा। तो आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर दीजिएगा। इस संजय गुप्त के द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है, अच्छा आर्टिकल लिखा गया है। निजी क्षेत्र पर लगा बड़ा दाव। तो इस बजट में मोदी सरकार ने अपना दृष्टिकोण बदला है। कोविड महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में इंजन की भूमिका में रही सरकार ने अब यह जिम्मा निजी क्षेत्र को सौंपने के संकेत दिए हैं। कोविड काल के बाद निजी निवेश के स्तर पर कुछ सीमाओं को देखते हुए कमान संभालने वाली सरकारें अब यह चाहती हैं कि निजी क्षेत्र यह मसाल थामकर आगे बढ़े। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च इसका एक बड़ा उदाहरण है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार ने पूंजीगत व्यय में बड़े पैमाने पर खर्च किया, लेकिन इस बजट में उसने पूंजीगत खर्च में 10% की बढ़ोतरी की है। और जो नॉमिनल आप देखते हैं कि क्या नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर के अनुरूप ही है। और आप देखते हैं कि यह ठीक ठाक बढ़ोतरी इस कारण कम लग सकती है कि बीते कुछ वर्षों में इस मोर्चे पर खर्च में बढ़ोतरी नॉमिनल जीडीपी से भी अधिक रही है। सरकार का यह कदम इस कारण भी उचित है कि पिछले अवसरों पर हुई बढ़ोतरी के अनुसार आवंटित धनराशि पूरी तरह व्यय नहीं हो पाई और विगत वर्षों में जहां सरकारी पूंजीगत खर्च बढ़ता रहा तो उसे लेकर निजी क्षेत्र के कदम ठिठक रहे हैं। अब सरकार की अपेक्षा है कि निजी क्षेत्र निवेश की राह पर सरफट दौड़ लगाए और इसके लिए बजट में कई घोषणाएं भी हुई हैं, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन की पहल हो रही है और इसके माध्यम से नियामकीय प्रावधानों को सुसंगत किया जाएगा और जिससे निजी क्षेत्र को एक सही संदेश मिलेगा। सरकार का निजी क्षेत्र पर दाव लगाने का कदम न केवल तार्किक बल्कि समयानुकूल भी है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिहाज से सरकार के पास सीमित संभावनाएं हैं जबकि निजी क्षेत्र की संभावनाएं असीम है। और यदि निजी क्षेत्र अपेक्षित प्रोत्साहन दिया जाता तो अर्थव्यवस्था की क्षमताओं को पूरी तरह भुनाने में बहुत मदद मिलेगी। बजट यही कहता है। आयकर में बड़ी छूट से वेतन भोगियों को राहत मिलने के साथ ही निजी क्षेत्र को भी सहारा मिलेगा। सालाना 12 लाख रुपए तक आय के कर मुक्त होने से व्यक्ति को साल में भर में 80,000 रुपए से अधिक की वार्षिक बचत का अनुमान है। यह मध्य वर्ग की जेब में अतिरिक्त पैसे आने से उपभोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। उपभोग बढ़ेगा तो उत्पादन भी बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए क्षमताएं बढ़ानी होंगी जिससे रोजगार सृजन होगा। कुल मिलाकर एक चक्रीय संतुलन से आर्थिकी को गति मिलने के आसार बढ़े हैं। खासतौर से एफएमसीजी से लेकर वाहन निर्माता कंपनियों के लिए बड़ी संभावनाएं बनेंगी। जब अगले वित्त वर्ष के दौरान खाद्य उत्पादों की कीमतें नरम रहने का अनुमान है तो महंगाई के नियंत्रण में रहने से रिजर्व बैंक के पास भी ब्याज दरें बढ़ाने की गुंजाइश बढ़ेगी और इससे मध्य वर्ग को ब्याज दरों में संभावित कमी से दोहरी राहत मिलेगी। उपभोग को सहारा मिलेगा। रिजर्व बैंक हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। रोजगार के स्तर पर चुनौतियों का भी सरकार ने संज्ञान लिया है। लेबर इंटेंसिव यानी श्रम की व्यापक खपत वाले क्षेत्रों को विशेष प्रोत्साहन के प्रयास किए गए हैं। जैसे आप देखते हैं कि लेदर और नॉन लेदर फुटवियर को मिशन मोड में आगे बढ़ाने की घोषणा हुई है। इसके जरिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के साथ ही निर्यात बढ़ने की उम्मीद है। खिलौना उद्योग पर भी मेक इन इंडिया की छाप को गहरा करने के साथ इस उद्योग को नए आयाम देने की तैयारी है। खाद्य प्रसंस्करण में संभावनाओं को भुनाने के लिए भी घोषणाएं की गई हैं और जिनके केंद्र में पूर्वी भारत को रखा गया है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक पूर्वी भारत की संभावनाओं का समुचित दोहन नहीं हो सका। रोजगार सृजन की कड़ी में गिग वर्कर्स को भी सरकार ने सुध ली है। गिग वर्कर्स जो आप देखिए स्विगी इस सब में लगे रहते हैं ना, प्राइवेट कंपनियों में ये डिलीवरी करने वाले, इनकी बात हो रही है।
उनके लिए विशेष पहचान पत्र जारी करने की पहल के जरिए उन्हें मान्यता प्रदान करने के साथ ही उनके उपचार का भी प्रावधान किया गया है। विनिर्माण गतिविधियों को भी नई ऊर्जा के साथ धार देने की तैयारी है। जलवायु परिवर्तन जैसी ज्वलंत चुनौती को देखते हुए भी सरकार बदलते समय के अनुरूप तैयारियों में जुटी है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि विनिर्माण को गति देने के साथ ही क्लीन टेक को प्रोत्साहन के लिए प्रयासों को गति दी जाएगी। अब आप देखिए, पूंजीगत खर्च और अन्य आवश्यक मदों में आवंटन को तार्किक बनाने एवं मध्य वर्ग को बड़ी राहत देने के बावजूद सरकार अपने खजाने की सेहत को दुरुस्त रखने के लिए सराहना के पात्र है और राजकोषीय अनुशासन मोदी सरकार की एक बड़ी विशेषता रही है और इस बजट में भी वह इस पथ पर से विचलित नहीं हुई है। यह अर्थव्यवस्था के लिए एक शुभ संकेत है और तंत्र में आम जन से लेकर उद्योग जगत के भरोसे को भी बढ़ाता है। चालू वित्त वर्ष के लिए संशोधित अनुमान में सरकार राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.8% पर लाने में सफल रही है, जबकि बजट में 4.9% का अनुमान था। हालांकि संसदीय चुनाव और कुछ विधानसभा चुनाव में अटकी परियोजनाओं के विलंबित होने से व्यय न होना भी एक वजह रही है। आगामी वित्त वर्ष के लिए भी सरकार ने राजकोषीय घाटे को 4.4% पर लाने का जो लक्ष्य रखा वह 2025-26 के अनुमानित लक्ष्य 4.5% से भी कम है। सरकार की योजनाओं और बही खाते को देखते हुए घाटे का यह लक्ष्य व्यवहारिक और प्राप्ति के दायरे में दिखता है। बजट कुल मिलाकर अच्छा है और अब चुनौती उसे अमल में लाने की है। क्या? उसे अमल में लाने की। लेखक क्रिसिल में मुख्य अर्थशास्त्री हैं, इनका नाम है धर्मकीर्ति जोशी। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। ये बसंत पंचमी, ज्ञान की देवी मां सरस्वती की आराधना के लिए माघ शुक्ल पंचमी की तिथि के निर्धारण में ऋषियों ने मनुष्य की पंच ज्ञानेंद्रियों का ध्यान रखा। दृष्टि, श्रवण, शब्द, स्वाद और स्पर्श के लिए आंख, कान, नासिका, जीवा और त्वचा ज्ञानेंद्रियों ही मानव मन और बुद्धि को प्रभावित करती हैं। उद्देश्य यही है ज्ञानेंद्रियों पर मां सरस्वती की कृपा रहे एवं बुद्धि विवेक जागृत रहे ताकि मनुष्य सकारात्मक जीवन व्यतीत कर सके। सरस्वती आप देखेंगे, सरस्वती शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के सरा धातु से सरस शब्द से हुई है। इसका अर्थ प्रभावमान है और इस दृष्टि से इसका अर्थ सरोवर होता है। मनुष्य का शरीर भी सरोवर जैसा ही है। शरीर में लगभग 71% जल तत्व है और इन जल तत्वों में अनेकानेक जीवाणु उसी तरह पलते हैं जैसे सरोवर में विविध जीव पलते हैं। शरीर रूपी सरोवर में पवित्रता रहने से ही बौद्धिक क्षमताओं में वृद्धि होती है और इसमें कमी आने पर मानसिक उलझन होती है। माघ महीना संधि काल का होता है। शीत की लहरें कम होने लगती हैं और मौसम में ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। धरती से दूर हुए भगवान भास्कर पुनः निकट आने लगते हैं। वैसे भी संधि सदैव लाभकारी होती है। एक तरह से यह प्रकृति का गंगा यमुना की तरह संगम काल होता है। और शीत की विदाई तथा ग्रीष्म के आप देखते हैं कि क्या आगमन, इसमें आप देखिए शीत के आगमन की आहट के बीच मां सरस्वती के वरद पुत्रों के लिए आशीष का काल आप देखते हैं कि होता है। मां सरस्वती के हाथ में पुस्तक ज्ञान का प्रतीक, तो माला निरंतर साधना का सूचक है और बीना में 7 तार ज्ञानेंद्रियों के सप्त द्वार हैं। मां सरस्वती का कमल पर बैठना कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर चिंतन शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए है। मां सरस्वती श्वेत वस्त्र पहनती है जो सात्विकता का प्रतीक है और जबकि आसन का पीला वस्त्र आप देखेंगे ज्ञान का प्रतीक है। इन प्रतीकों को ध्यान में रखकर मां सरस्वती की आराधना करनी चाहिए। मां सरस्वती देख रहे हो आप लोग। उम्मीदें और आशंकाएं। अंततः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के जरिए मध्य वर्ग को बड़ी राहत दी है और इसकी संभावना भी जताई जा रही थी। इसलिए और भी क्योंकि आर्थिक सर्वे के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं प्रार्थना करता हूं कि मां लक्ष्मी देश के गरीब और मध्य वर्ग पर अपनी कृपा बनाए रखे। वित्त मंत्री ने 12 लाख रुपए की आय पर कोई टैक्स न देने की घोषणा कर सचमुच कृपा कर दी है। इसके अनुकूल नतीजे देखने को मिलने चाहिए। अर्थव्यवस्था को न केवल बल मिलना चाहिए बल्कि वह कहीं तेज गति से बढ़नी चाहिए। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि आर्थिक सर्वे जहां यह कह रहा है कि आगामी वित्त वर्ष में आर्थिक विकास की दर 6.3 से 6.8% रहने का अनुमान है, वह देश को विकसित बनाने के लिए कम से कम 1 दशक तक 8% विकास दर की आवश्यकता है।
और आखिर यह आवश्यकता कैसे पूरी होगी? यह प्रश्न इसलिए क्योंकि बजट में ऐसे ठोस उपाय नहीं किए गए जिससे 8% विकास दर को हासिल किया जा सके। देश को विकसित बनाने में सहायक बनने वाली तेज विकास दर को तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक हमारी उद्योग धंधे वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सक्षम नहीं बनते, और उन्हें इस प्रतिस्पर्धा का सामना करते हुए उत्कृष्टता भी हासिल करनी होगी, क्योंकि वे तभी वैश्विक बाजार की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे। यह अनिवार्य है कि बड़े उद्योगों के साथ हमारे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के उत्पादन की गुणवत्ता विश्व स्तरीय हो, उनका उत्पादन लागत भी विश्व स्तरीय होना चाहिए। यह सही है कि बजट में यह प्रावधान किया गया है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को कहीं आसानी से ज्यादा कर्ज मिल सकेगा, लेकिन उनकी समस्या कर्ज नहीं, वह तकनीक है जिसके अभाव में उनके उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना स्थान नहीं बना पा रहे हैं। और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के सशक्त होने से केवल देश को आत्मनिर्भर बनाने में ही सहायता नहीं मिलेगी, बल्कि रोजगार के कठिन सवाल को हल करने में भी आसानी होगी। आर्थिक सर्वे यह कह रहा है कि मौजूदा माहौल में पारंपरिक आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाना प्रासंगिक नहीं है, लेकिन बजट यह सुनिश्चित नहीं करता है कि ऐसी सभी नीतियों का परित्याग किया जा रहा है। बजट में सामाजिक विकास की योजनाओं पर धन का आवंटन बढ़ाना समय की मांग थी, लेकिन अच्छा होता कि बजट यह संदेश भी देता कि लोगों को आत्मनिर्भर न बनाने वाली लोक लुभावन नीतियां सही नहीं है। जब लोग आत्मनिर्भर बनेंगे तो तभी देश भी आत्मनिर्भर होगा। निस्संदेह बजट बेहतर कल की उम्मीदें जगा रहा है, लेकिन वह उन आशंकाओं को दूर करता नहीं दिखता जो घरेलू अंतर्राष्ट्रीय कारणों से उभर रही है। अब तेजी से होगा विकास। उत्तराखंड को केंद्र में नए बजट से अवस्थापना विकास कार्यों को तेज करने में बड़ी सहायता मिलने जा रही है। राज्य का अधिकतर भूभाग पर्वतीय होने के कारण निर्माण और जन कल्याणकारी कार्यों की लागत अधिक आती है, और अपने वित्तीय संसाधन सीमित होने के कारण केंद्रीय सहायता पर निर्भरता बनी हुई है। और यही कारण है कि केंद्र की सहायता के रूप में डबल इंजन से प्रदेश की जनता को बड़ी उम्मीदें रही हैं। और नए बजट में शिक्षा के आधुनिकीकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं का दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार का रास्ता साफ हुआ है। सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लगाने और अगले 3 वर्षों में सभी जिलों में कैंसर सेंटर बनाने की केंद्र सरकार की घोषणा जनोन्मुख हुई है। और आप देखते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को उठाने में सबसे बड़ी बाधा इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या है। केंद्र ने जब यह बीड़ा उठाया तो इसका लाभ प्रदेश को निश्चित रूप से होगा। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के साथ ही उससे जुड़ी अन्य सुविधाओं की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। और प्रदेश की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति में केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के रूप में मिलने वाली धनराशि की बड़ी भूमिका है। साथ में पूंजीगत विकास के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय बजट में अधिक धनराशि का प्रावधान राज्य की दृष्टि से अत्यंत संतोषप्रद है। और इस मध्य हिमालयी प्रदेश की सहायता और उसे अपने आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मिल रहा है, और ऐसे में गेंद अब राज्य के पाले में है। ये आप देख लीजिएगा, उत्तराखंड ये है, देहरादून इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था ये राज्य। और देखिए विधानसभा में 70 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था राज्य। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में कितनी 5 सीटें हैं। इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। सर्वे भवन्तु सुखिन की प्रतिध्वनि, सर्वे भवन्तु सुखिन की प्रतिध्वनि करता आम बजट मूलभूत कल्याण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक आकांक्षा को पूरा करने वाला है। विस्तारित प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा के लिए बढ़ा हुआ धन आवंटन सामाजिक सुरक्षा के प्रति नवीन प्रतिबद्धता दर्शाता है, जबकि सरलीकृत वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली और विशेष आर्थिक क्षेत्र 2.0 वैश्विक निवेश को आकर्षित करते हैं। अर्थशास्त्री जियाद द्रेज के अनुसार सामाजिक सुरक्षा दान नहीं है, यह आर्थिक विकास के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना है। और उनका यह दृष्टिकोण बजट की व्यापक कल्याणकारी संरचना में गहराई से प्रतिबिंबित हो रहा है। आयुष्मान भारत पर आधारित उन्नत स्वास्थ्य पहल का प्रारंभ और सशक्त डिजिटल आधारभूत संरचना में निवेश सामाजिक विकास के लिए प्रति परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का संकेत देते हैं। अमेरिका की कर छूट केंद्रित पद्धति की तुलना में भारत की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली गरीबी उन्मूलन के लिए एक अधिक सक्रिय रणनीति प्रस्तुत करती है। हार्वर्ड के अर्थशास्त्री केनेथ रोगोव के अनुसार विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को भिन्न साधनों की आवश्यकता होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए बजट नियामक आवश्यकताओं में कमी और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में बढ़ी हुई स्वायत्तता के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता लाभ प्रदान करता है। नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल क्रोगमैन का कथन है कि उत्पादकता ही सब कुछ नहीं है,
परंतु दीर्घकाल में यह लगभग सब कुछ है। बजट का अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति का उत्थान और वसुधैव कुटुंबकम, विश्व की एक परिवार जैसे पारंपरिक सिद्धांतों से सामंजस्य विकास के प्रति एक विशिष्ट भारतीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। हालांकि आप देखेंगे कि कार्यान्वयन की चुनौतियां महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्री एस्थर डफलो सावधान करती हैं कि सफलता नीतिगत ढांचे में नहीं बल्कि कार्यान्वयन के विवरण में निहित है। यह बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बढ़ी हुई सामाजिक गतिशीलता और सशक्त वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण के माध्यम से महत्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तन ला सकता है। अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी की अवधारणा भारतीय विशेषताओं के साथ समावेशी विकास इस संतुलित दृष्टिकोण का सटीक वर्णन करती है। सारांश में बजट प्रारंभिक मूल्यों और आधुनिक आर्थिक आवश्यकताओं का सावधानीपूर्वक समन्वय है, जो वंचितों के उत्थान के साथ साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखता है। इसकी सफलता अंततः प्रभावी कार्यान्वयन और सरकार की सामाजिक उत्तरदायित्व तथा आर्थिक व्यवहारिकता के बीच संतुलन को बनाए रखने की क्षमता पर निर्भर करेगी। ये यहाँ भी ये टिप्पणियाँ हैं, इधर देख सकते हैं आप लोग, और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड भी कर लिया करिएगा। ये मध्य वर्ग को विशेष राहत देने का प्रयास, ये आप देखते हैं कि बजट की ही बात होगी, क्योंकि बजट आया हुआ तो उसी पर लिखे जाएंगे। तो मुझे लगता है एक बार ओवरव्यू रखिएगा, एक बार एक सामान्य जानकारी ले लीजिए, उसके बाद बार बार लिखे जाए तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। 2025-26 के लिए पेश बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्य वर्ग की महत्ता को स्वीकार किया है। अब तक आम बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता, महिला की ही बारंबार राजनीतिक रट लगा करती थी, लेकिन इस बार इसमें मध्य वर्ग को भी जोड़ा गया। इस बजट में मध्य वर्ग की बार बार दुहाई देते हुए उसके आयकर की मौजूदा सीमा 7 लाख से बढ़कर 12 लाख करने की एक बड़ी घोषणा की गई है ना। और आप देखते हैं कि इसके साथ ही आयकर में व्यापक सुधार लाने वाला एक नया कानून भी सरकार अगले हफ्ते लाने जा रही है। यह कानून 1961 में के आयकर कानून का स्थान लेगा। बजट की हेडलाइन में इस बार कृषि, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, शहरी विकास, कौशल विकास, स्टार्टअप, एमएसएमई, निर्यात सेक्टर की कुछ नई स्कीमें, बड़े आवंटन, पुनर्गठित मिशन के साथ साथ चुनावी साल में प्रवेश कर चुके बिहार के लिए विशेष प्रावधान है। और विभिन्न निवेश और उपभोग की स्कीमों का फायदा उठाकर सरकार ने अनुमान लगाया कि कुल 12 लाख रुपए सालाना तक आमदनी वाले व्यक्ति अब आयकर मुक्त रह सकेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में एक दिन पूर्व पेश आर्थिक सर्वेक्षण में यह निष्कर्ष की भारतीय अर्थव्यवस्था में अब उपभोग की मात्रा को बढ़ाने का समय आ गया है। उसे ध्यान में रखकर TCS की सीमा बढ़ाने के साथ रिटर्न फाइल की समय सीमा भी 2 साल से 4 साल तक बढ़ाए जाने की घोषणा की है। और बजट में वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्वास्थ्य को लेकर 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, और इनमें से एक यह है कि देश का वित्तीय घाटा चालू साल यानी 31 मार्च 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद का 4.8% रहेगा, जो आगामी वित्त वर्ष 2025-26 में घटाकर 4.4% किए जाने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री के अनुसार कोविड उपरांत बढ़ते वित्तीय घाटे से सरकार का सार्वजनिक ऋण का आकार काफी बढ़ चला था, लेकिन अब वह घटना शुरू हो जाएगा। और वित्त मंत्री ने कहा है कि अब देश में पूंजीगत व्यय का आकार तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है, जो मौजूदा वित्त वर्ष में भी 10 लाख करोड़ के आकार को पार कर चुका है। हर क्षेत्र के लिए आवंटन। बजट में तिलहन के उत्पादन को और प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय सहकारी विपणन परिषद द्वारा इनके उत्पादकों से सीधे क्रय किए जाने की नई स्कीम की घोषणाओं के साथ कपास, मखाना के लिए नए मिशन की स्थापना और देश के 100 जिलों में किसानों के लिए विशेष धन धान्य प्रोत्साहन योजना तथा असम में यूरिया के 2 नई प्लांट स्थापित कर यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना प्रमुख है। इसी क्रम में क्रेडिट कार्ड धारक किसानों को रूपांतरित इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत लोन सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। और इसके अतिरिक्त एमएसएमई को मिलने वाले बैंक लोन की बड़ी सकल मात्रा को और गति प्रदान करने की बात कही गई। आंगनबाड़ी बाल पोषाहार कार्यक्रम में करीब 8 करोड़ बच्चों को शामिल करने, देश के 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल मुहैया कराने, 1 करोड़ गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क से जोड़ने तथा देश के करोड़ों स्ट्रीट वेंडरों व हॉकरों को यूपीए लिंक्ड क्रेडिट कार्ड प्रदान करने किए जाने की कई कल्याणमूलक घोषणाएं शामिल हैं। भारत की इंटरनेशनल बेंचमार्क मानी जाने वाली संस्था आईआईटी में सीटों को बढ़ाकर करीब 1,35,000 करने व 5 आईआईटी की बुनियादी संरचना को सुदृढ़ करने हेतु बजट में घोषणाएं की गई हैं। इसी तरह देश में मेडिकल शिक्षा में मौजूदा 1,10,000 सीटों को बढ़ाकर अगले 5 वर्षों में 1,85,000 करने यानी 75,000 नई सीटें बढ़ाने तथा वहां करीब
10,000 आप देखते हैं कि 10,000 नई तकनीकी फेलोशिप शुरू करने का संकल्प प्रदर्शित किया गया है। जबकि इसी क्रम में स्टार्टअप व्यवसाय पर और जोर देते हुए 10,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन व्यय घोषित किया गया है। शिक्षा एवं कृषि पर जोर। तो देश में स्कूल स्तर पर शोध व प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 50,000 स्कूलों में अटल लैब बनाने की घोषणा भी शामिल है। बजट भाषण में एक राज्य जिसका बारंबार जिक्र हुआ है वह बिहार था। जाहिर है कि एनडीए शासित इस राज्य में इस साल नवंबर में चुनाव है और इस सरकार की साझेदारी दल केंद्र की सरकार में साझेदार है। साल 2025-26 के आम बजट में देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों व मोबाइल की बैटरी में प्रयुक्त कुल 12 क्रिटिकल धातुओं के घरेलू उत्पादन व इनके आयात को शुल्क मुक्त करने की एक महत्वपूर्ण पहल दर्शाई गई है। इसके तहत 1 लाख मेगावाट बिजली केवल परमाणु ऊर्जा से उत्पादित करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें करीब 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किए जाने की घोषणा की गई है। आधारभूत संरचना की बात करें तो इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने हवाई परिवहन एवं समुद्री परिवहन पर ज्यादा जोर देते हुए देश में हवाई यात्रियों की संख्या में 4 करोड़ की वृद्धि करने तथा देश के 120 नए शहरों को हवाई परिवहन से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बजट में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम जो आभासित हुआ है वह है निर्यात प्रोत्साहन जनित कई घोषणाएं। और एक तरफ से लगभग 36 जीवन रक्षक दवाओं को पूर्ण रूप से आयात कर मुक्त कर दिया गया, वहीं निर्यात मार्ग के आगे लगभग 7 टैरिफ दरों को हटाकर अब केवल 8 टैरिफ संरचनाओं को ही चालू रखा गया है इसमें। और ये आप देखेंगे विज्ञान तकनीकों को थी अधिक की अपेक्षा। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युवाओं को के सुनहरे भविष्य की दिशा में कई अहम घोषणाएं की। ये फैसला शिक्षा, स्टार्टअप, रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में युवाओं को नए मौके देने के उद्देश्य से किए गए हैं। देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार 10,000 करोड़ रुपए का फंड स्थापित करेगी। इससे नए उद्यमियों को वित्तीय सहायता मिलेगी और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। यह घोषणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार स्टार्टअप के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने अब तक 1.5 लाख से अधिक स्टार्टअप को मान्यता दी है और चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए कुल 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। पीएम मोदी ने हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला समेत देश के और बाहरी आईटी इंडस्ट्री के लोगों से मुलाकात की। सरकार अगले 5 वर्षों में एआई मिशन को विस्तार देने की योजना को बढ़ाने के संकेत देते हुए एआई के इस्तेमाल, डाटा प्राइवेसी जैसी चिंताओं के मद्देनजर एक फ्रेमवर्क सामने रखने की उम्मीद है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। यह बजट ऐसे समय में आया जब दुनिया में एआई की धूम मची हुई है। अमेरिका और चीन एआई की लड़ाई में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में है। ऐसे में एआई के लिए केवल 500 करोड़ रुपए देना ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। एआई में सेंटर फॉर एक्सीलेंस के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, साथ ही 3 एआई एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाने की बात कही गई है। बिहार में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता संस्थान की स्थापना की भी घोषणा की गई। इसके अलावा यहाँ की आईटी में शिक्षा के स्तर को और बढ़ाया जाएगा और इनकी सीटों की संख्या में 6500 यानी 6,500 की बढ़ोतरी की जाएगी। मेडिकल की सीटों में अगले 5 वर्षों में 75,000 तक वृद्धि करने का वादा किया गया है। ये परमाणु ऊर्जा अधिनियम और नागरिक दायित्व परमाणु क्षति अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए 20,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ लघु मॉड्यूल रिएक्टर के अनुसंधान व विकास के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2033 तक 5 स्वदेशी विकसित SMR संचालित करने का प्रस्ताव है। 25,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ समुद्री विकास कोष क्री स्थापना का प्रस्ताव है। इसमें सरकार का योगदान 49% होगा। शेष योगदान बंदरगाहों और निजी क्षेत्र को करना होगा। पिछले साल मार्च में कैबिनेट ने भारत एआई मिशन के लिए 10,300 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन को मंजूरी दी थी। और डीप सेक के लॉन्च के बाद जिस तरह से एआई में वैश्विक प्रभाव पड़ा, ऐसे में यह जरूरी है कि भारत में एआई सॉल्यूशन डेवलप करने के लिए भारतीय कंपनियों को टैक्स छूट व प्रोत्साहन स्कीम की घोषणाएं होनी चाहिए। और अमेरिका ने जिस तरह से एआई में निवेश और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का फोकस करने को लेकर योजना बनाई, वैसे ही यह जरूरी है कि भारत भी आईटी इंडस्ट्री को लेकर अपने टारगेट प्रोग्राम को विकसित करने की दिशा में काम करना चाहिए। वास्तव में इस बजट में विज्ञान, तकनीक और शोध के क्षेत्र में प्रगति और सुधार के लिए पर्याप्त बजट नहीं दिया गया। विकसित देशों की तर्ज पर पिछले कई सालों से लगातार यह मांग उठती है आ रही है विज्ञान और तकनीक को कम से कम जीडीपी का 2% बजट आवंटन होना चाहिए, लेकिन अभी भी यह देश के कुल जीडीपी के 1% से भी कम है, जिसकी तत्काल बढ़ाने की जरूरत है।
बताइए आप लोग क्या सोचते हैं, कुछ सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? ये स्थिर बजट के बीच गति, तेज गति की चुनौती, ये आप देखते हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैसे तो कई क्षेत्रों में उदारता दिखाई, पर उनकी तिजोरी, देश की जीवन रेखा भारतीय रेल के प्रति वैसी नहीं दिखी। और देखिए, रेलवे को करीब 3 लाख करोड़ रुपए हासिल करने की उम्मीद थी और उसके हिस्से में 2.55 लाख करोड़ रुपए ही आए हैं। या पिछले बजट जितनी ही है। ऐसे में उसके भविष्य की योजनाओं की गति धीमी रखनी होगी और भारतीय रेलवे को सुरक्षा और सुरक्षा के अनिवार्य कार्यों को हर हाल में करना होगा, पर यात्रियों की सुविधाओं के विस्तार की गति मंथर रखनी होगी। हाल के वर्षों में रेलवे ने वंदे भारत से लेकर अन्य कई सुविधाओं से अपनी चमक बढ़ाई है, पर आम यात्रियों के सामने आज भी दिक्कतें हैं। रेलवे की माल भाड़े से आमदनी 2017-18 में 1.17 लाख करोड़ से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 1.88 करोड़ रुपए होने वाली है। यात्री आमदनी 2023-24 में 70,693 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 92,800 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड पर पहुंचने जा रही है। फिर भी कोरोना के बाद बुजुर्गों समेत कई श्रेणियों को खत्म रियायत की बहाली का इंतजार है। रेलवे का परिचालन अनुपात बढ़ता जा रहा है। 2025-26 में यह 98.43% रहेगा। लिहाजा अपने धन से रेलवे विकास में खास योगदान देने में सक्षम नहीं हो पाएगा। रेलवे का कुल परिचालन व्यय बढ़ते हुए 2025-26 में 2.96 लाख करोड़ तक पहुंचने वाला है। ऐसे में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण से लेकर नई रेल लाइनों एवं पुलों के नवनिर्माण में अपेक्षित ध्यान देना संभव नहीं होगा। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को सुविधा। प्रयागराज महाकुंभ में लंबी दूरी की श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ही सबसे सस्ता सहारा बनी हुई है। स्टेशनों पर भारी भीड़ दिख रही है और वहीं पर्व त्योहारों के अवसर पर विशेष रेलगाड़ियां चलाने के बावजूद रेल भीड़ संभाल नहीं पा रही है। आज भी यात्री गाड़ियों की औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक नहीं पहुंची। मालगाड़ी की औसत गति 30 किलोमीटर तक नहीं छू सकी। भारी भीड़ के साथ तमाम नागरिक सुविधाओं में कमी की चुनौतियों से भारतीय रेल जूझ रही है। मौजूदा स्थिति में भारतीय रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण से लेकर तमाम क्षेत्रों में अपेक्षित ध्यान नहीं दे सकेगी। वैसे बुलेट ट्रेन परियोजना पर सरकार ने जल्द पूरा करने के इरादे से अपेक्षित धन आवंटन किया, पर पूंजीगत व्यय में यथास्थिति से कई योजनाओं पर असर पड़ेगा। क्या होगा? असर पड़ेगा। और अगर मुख्य मदों को देखें तो धन आवंटन में सबसे अधिक रकम पेंशन फंड में 66,000 करोड़ रुपए व्यय होंगे, जबकि नई रेल लाइनें बिछाने पर 32,335 करोड़ रुपए एवं कर्मचारी कल्याण पर 833 करोड़ रुपए व्यय होंगे। वहीं सुरक्षा पर काफी धनराशि व्यय हो रही है, परंतु रेल पटरियों को दुरुस्त करने के कार्यों में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं हुई है। लिहाजा ट्रेनों की सुरक्षित संचालन से जोड़ा जोखिम कम नहीं हो रहा है। वर्ष 2017-18 में रेल बजट की आम बजट में समाहित करने के दौरान परिकल्पना की थी कि रेलवे की तेज प्रगति होगी और पर सबसे अधिक काम सड़कों पर हुआ है। कम दूरी और अधिक लाभ देने वाले रेलवे का माल पहले ही सड़कों की ओर जा रहा है। फिर भी अपने विशिष्टता के कारण रेलवे यात्री और माल यातायात दोनों में सबसे किफायती और पर्यावरण मैत्री बनी हुई है। आज भी भारतीय रेलवे के पास न माल की कमी है और न ही यात्रियों की। भारतीय रेल की 50% रेल लाइनें 80% बोझ संभाल रही हैं। यही नहीं, 25% रेल नेटवर्क पर 100 से 150% यातायात चल रहा है। लोको पायलटों को लंबी ड्यूटी करनी पड़ रही है। गैंगमैनों को भी भारी कमी है जो रेल पटरियों की देखरेख करते हैं। रेलवे की एक बड़ी चुनौती 7.44 लाख करोड़ रुपए लागत की लंबित परियोजनाएं भी है और इसलिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि मौजूदा वित्तीय स्थिति के बीच वे किस तरह से यात्रियों की अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं। वैसे पिछले वर्ष भारतीय रेल ने अमृत भारत ट्रेन का जो परिचालन आरंभ किया वह बहुत ही सफल रहा है। फिलहाल यह ट्रेन केवल 2 ही रूट पर संचालित हो रही है। लिहाजा इस ट्रेन को अधिक से अधिक रूटों पर संचालित किया जाना चाहिए, जिससे सामान्य श्रेणी के यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। हाल ही में रेल मंत्रालय से कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिससे बताया गया है कि इस वर्ष ऐसी 50 ट्रेनों का संचालन आरंभ किया जा सकेगा, जो स्वागत योग्य है। अच्छी बात है। अब देखते हैं क्या होता है। अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति। अब देख लीजिए, इस समय मैं कह रहा हूं बजट की बातें होंगी। पिछले 2 तिमाहियों में जीडीपी वृद्धि में कमी, रुपए में गिरावट, मुद्रास्फीति जारी रहना, उपभोग में आप देखते हैं कमी और व्यापार घाटा बढ़ना, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के कारण अर्थव्यवस्था की सेहत को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। कहा जा सकता है कि मध्यम आय वाले करदाताओं को कर राहत देने की मांग भी बढ़ रही थी और लेकिन साथ ही देश की राजकोषीय सेहत भी काफी अच्छी स्थिति में थी और जिसमें राजकोषीय घाटा कम था और प्रत्यक्ष और परोक्ष करों में उछाल, NRI द्वारा बड़ी मात्रा में धन प्रेषण और चालू वित्त वर्ष में निजी निवेश की बढ़ती घोषणाएं इसका प्रमाण दे रही हैं और इससे वित्त मंत्री को छोटे
करदाताओं खासकर वेतनभोगी वर्ग को बड़ी राहत देने और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के कर राजस्व और 12 लाख रुपए सालाना या फिर कहें कि 1 लाख रुपए मासिक आय को आयकर से मुक्त करने का विकल्प चुनने का मौका मिल सकता है। बजट में उल्लेखनीय बात यह है कि मध्य वर्ग को 1 लाख करोड़ रुपए की राहत के बावजूद बजट के आकार 50 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा है। विनिर्माण को बढ़ावा, तो बजट घोषणाओं में एक महत्वपूर्ण बात यह देखी गई कि विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है, और हालांकि विनिर्माण को बढ़ावा केवल एक या फिर दूसरे क्षेत्र तक सीमित नहीं है, लेकिन सबके साथ स्वच्छ तकनीक विनिर्माण में भी स्पष्ट रूप से बढ़ावा देखा जा रहा है। और पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों, सौर पैनलों, पवन ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन के लिए ऊर्जा एवं प्रौद्योगिकी के अन्य नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा दिया गया है। और इस बजट में लिथियम बैटरी, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मोटर और अन्य स्वच्छ तकनीक विनिर्माण को बढ़ावा देकर स्वच्छ तकनीक मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास किया गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आयातित बैटरियों, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मोटर और सौर सेल पर हमारी अत्यधिक निर्भरता के कारण हमारा आयात बिल बढ़ रहा है, और भविष्य में आयातित घटकों पर हमारी निर्भरता के कारण भविष्य में देश का शोषण भी हो सकता है। इसलिए यह बजट आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रहा है और देश को विदेशियों के शोषण से बचा रहा है। और एमएसएमई के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन, स्टार्टअप अप के लिए विभिन्न योजनाएं, भारत को दुनिया का खिलौना हब बनाने के लिए खिलौना उद्योग को प्रोत्साहन आदि घोषणाएं उल्लेखनीय है। कृषि को बढ़ावा, तो हालांकि बजट पर चर्चा में मखाना बोर्ड पर बहुत अधिक बात हो रही है, जो बिहार में किसान की आय को बहुत जरूरी सहायता प्रदान कर सकता है। दालों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास, कपास मिशन और कृषि के लिए कई अन्य योजनाएं भी कम सराहनीय नहीं है। शायद निर्मला सीतारमण यह कहने में सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन एक विकल्प बन सकता है, लेकिन सरकार के प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में आय में वृद्धि के साथ अब यह मजबूरी नहीं रहेगी। ये आप देखिए बिहार है, पटना इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। गांव और शहरों के बीच अंतर को पाटना, तो आप देखेंगे कि देश के सामने शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में सापेक्ष आय में कमी एक बड़ी चुनौती है। और आर्थिक सर्वेक्षण से सुझाव दिया गया कि ग्रामीण और शहरी आबादी के बीच MPCE मासिक प्रति व्यक्ति खर्च का अंतर 84% से घटकर 70% हो गया। यह ग्रामीण सड़कों, आवास, स्वच्छ खाना पकाने से के ईंधन, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर बढ़ते खर्च के कारण संभव हुआ है। बजट के प्रावधान इस प्रकृति को आगे बढ़ाने वाले हैं। बजट 2025-26 में आय को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करता है। किसान क्रेडिट कार्ड की 5 लाख तक उच्च सीमा, कृषि व खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा और ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए कई अन्य प्रयास ग्रामीण शहरी असमानताओं को कम करने में एक लंबा रास्ता तय कर सकते हैं। स्वास्थ्य को बढ़ावा, स्वास्थ्य उपकरणों के लिए प्रोत्साहन, मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाना। केंद्रीय बजट 2025-26 में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र के लिए 98,311 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जो विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देने का संकेत देते हैं। और जिसमें आप देखिए जीवन रक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क छूट और कैंसर केंद्रों की स्थापना जैसे प्रमुख उपाय कुछ आवश्यक कदम हैं जो इस बजट में उठाए गए हैं। शिक्षा और कौशल विकास, PM रिसर्च फेलोशिप योजना के तहत 10,000 छात्रवृत्तियों की घोषणा स्वागत योग्य पहल है, लेकिन भारत की शिक्षा प्रणाली की मूलभूत कमियों को संबोधित नहीं करती हैं। हालांकि कौशल विकास कार्यक्रम महत्वपूर्ण है, लेकिन वे गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की आवश्यकता की जगह नहीं ले सकते। लिहाजा सरकार को आलोचनात्मक सोच, अनुसंधान, नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा के मूलभूत पहलुओं को मजबूत करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। उच्च शिक्षा में पर्याप्त सुधारों के बिना कौशल विकास कार्यक्रम उद्योगों की जरूरतों और कार्यबल क्षमताओं के बीच अंतर को पाटने में अपर्याप्त रहेंगे। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी आपकी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।